नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता में बड़ी जंग के साए बढ़ रहे हैं, बादल मंडला रहे हैं और बादल और साए गहरे होते जा रहे हैं। और इस दौरान ईरान ने एक सफारती दाव खेला है। हम इसका जायज़ा लेते हैं कि क्या सफारती दाव जो है वो कामयाब होगा, और दूसरा कि जो सफ़बंदी तेज़ी से हो रही है इस खिते में, कौन किसके साथ है, तो इसमें कौन किसके साथ है और कौन किसका साथ देगा या नहीं देगा, इसका जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो डियागो गार्सिया एक जजीरा है इंडो पैसिफिक में, इंडिया और जिसे हम इंडिया और बहरुल काहिल का ये जो मुश्तरका एक इलाका है, इसमें ये वाक़या है। और इस पे इस वक्त अमेरिका की जो फ़ौजी ताकत है उसने वो मुजतमा कर ली है। वहाँ पे B-2, B-52 ये बम्बार तैयारे हैं और बड़े ताकतवर बम्बार तैयारे हैं। इसके ज़रिए अब तक जहाँ जहाँ इनको इस्तेमाल किया है तबाही हुई है। B-52 जो है ये अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल होता रहा है वहाँ पे, और जो मुश्किल तरीन वहाँ टेरेन थी उनमें इसने बमबारी की हुई है। और B-2 जो है ये स्टेल्थ है, ये नज़र नहीं आता और ये उतनी ही भारी और हैवी किस्म की बम्बार्डमेंट करता है कि जो बंकर्स तोड़ देता है। तो इस वजह से ये इसलिए यहाँ पे खड़ा किया गया है। बड़ी सीधी सी बात है कि हूतीज़ के पास तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं जिनको निशाना बनाया जाना हो। हूतीज़ जो हैं, जो यमन में हूतीज़ हैं, उनके पास तो कोई बंकर से नहीं है, उनके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनके लिए ये तैयारे लाना ज़रूरी है, और उनके लिए तो जो मिसाइल अटैक हैं वही काफ़ी हैं। लेकिन ये तैयारे क्यों लाए गए, और फिर ये कि इनकी सपोर्ट के लिए जो एयर रीफ्यूलिंग के लिए जो तैयारे हैं वो क्यों लाए गए हैं, तो इसकी ज़ाहिर है बड़ी ख़ास वजह है। और लाखों डॉलर रोज़ाना का खर्च आ रहा है और इन तैयारों के लाने आने में और वहाँ रखने में। तो इसके अलावा जो मैंने कल भी बताया था कि USS कार्ल विन्सन जो उसका बहरी बेड़ा वो भी बहरा अहमर में आ चुका है। तो ये सारी तैयारियां अपनी जगह पे ये एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ ईरान ने भी परसों समंदर में अपना एक रैली की और उसमें अपनी जो समुद्री ताकत है उसका मुजाहरा किया। लेकिन ये तैयारियां जो हैं, ये जब ये पूरी दुनिया इस पे अलर्ट हो गई कि अमेरिका और सेंटकॉम जो है उसने ये किस तरह से ये फैसला कर लिया और फौरी तौर पर उन्होंने जहाज़ भेज दिए, तो उसके पीछे वजह जो है वो हम सबको पता है कि इजराइल है, और इजराइल का नेतन्याहू है। और नेतन्याहू जो है वो मुसलसल दबाव डाल रहा है कि ईरान पे हमला किया जाए, उसकी जो अटामिक फैसिलिटीज़ हैं, उसकी जो अटामिक की तैयारियाँ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उसकी जो बेसिस हैं उनको तबाह कर दिया जाए, उसके तमाम अहम ठिकानों को तबाह किया जाए। तो उस पर वो मुसलसल दबाव डाल रहा है, और वो ख़ुद इस वक्त वो उसका ज़्यादा टाइम, नेतन्याहू का ज़्यादा टाइम जो है वो बंकर के ऑफिस में गुजरता है। वो ऑफिस जो उसने बंकर में बनाया हुआ है वो वहाँ छुप चुका है, और वो बाहर निकलता है लेकिन वहाँ ज़्यादा वक्त गुजारता है, क्योंकि उसका ये ख्याल है कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है, और हमला होगा तो उसके रिटेलिएशन में ईरान से भी कुछ ना कुछ आएगा। ईरान को नेतन्याहू के एक एक ठिकाने का पता है, और इजराइल को वो ज़रूर उसका भुगतना पड़ेगा उसके जवाब में। तो इसलिए वो बंकर में चला गया। लेकिन अब ईरान ने इसके मुकाबले में जो सफारती दाव खेला वो ये है कि जो ट्रंप ने उसको ख़त लिखा था ईरान को मुज़ाकरात के लिए, वो पहले तो उस पर बिल्कुल खामोशी रही, फिर उसका जवाब आया कि हम ऐसे किसी ख़त का जवाब नहीं देंगे और कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई मुज़ाकरात अमेरिका से नहीं हो सकते। लेकिन अब जबकि ये इतनी बड़ी मिलिट्री बिल्डअप हो गया है और वहाँ पे इस खिते में अमेरिका ने आके अपनी पूरी की पूरी ताकत जो है वो ले आया है, तो उसके बाद ईरान का जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने ये कहा है कि हाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं किसी तीसरे फरीक के ज़रिए। अब हम जायज़ा लेते हैं कि तीसरा फरीक कौन हो सकता है और कौन किसके साथ है। इस खिते में इस वक्त ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन क्लियर करते जा रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं भी कर रहे हैं और कुछ क्लियर कर चुके हैं। अब ये है कि जो क्लियर भी इवन कर चुके हैं वो किस हद तक किसका साथ देंगे। तो सबसे पहले तो जो अमेरिका के इत्तेहादी है इस खिते में वो तुर्की है, और वो ताजिकिस्तान है, वो इजराइल है जो बड़े इत्तेहादी है, और दूसरी तरफ ईरान के साथ कौन है।
ईरान के साथ रशिया है जो इस खिते में तो नहीं है लेकिन वो जाहिर है कि बड़ी ताकत है। चीन है जो इस खिते में तो नहीं है लेकिन बड़ी ताकत है। और आर्मीनिया है जो इस खिते में नहीं है लेकिन बहरहाल उसका इत्तेहादी है। और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान। ये हैं जो ईरान के साथ हैं। अब चाइना कोई रोल प्ले करे, कोई डिप्लोमेटिकली कोई किसी तरह से कोई वीटो करने की, तो वो तो नज़र आता है। रशिया भी इसी तरह का रोल ही, लेकिन रशिया से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो तवक्कुआत हैं ईरानियों को, वो ये हैं कि वो इस जंग में, अगर ये जंग होती है, अगर ये हमला होता है तो उसमें रूस जो है वो ईरान का मिलिटरीली फौजी मदद जो है वो फराहम करेगा और अमेरिका को वो इससे रोकेगा या कम से कम मतलब अमेरिका को जवाब देगा या कम से कम उसको रोकेगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्योंकि अमेरिका ने चालाकी है या नहीं चालाकी है, अमेरिका को उसका फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है। लेकिन इस सूरत हाल में अमेरिका ने जो रशिया को यूक्रेन के मुज़ाकरात में एंगेज किया हुआ है, तो उस मामले में आके रशिया जो है वो कितने कदम आगे लेगा, कितने पीछे लेगा, ये अभी कुछ वाज़ेह नहीं है। ना ही रशियन जो हैं वो इस पे कोई अग्रेसिवली अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं कि अगर अमेरिका के जहाज़ इधर आ गए हैं तो क्या रशियन जहाज़ भी इधर आ गए हैं? नहीं आए हैं। वो एक आध सर्वेलेंस मैंने बताया था कि वो हुई है, कोई एक आध जहाज़ आया, उन्होंने उसको, अमेरिकियों ने अपने जहाज़ उड़ाए और उसको स्कॉट करके रास्ता दिखा दिया कि भाई इधर जाओ, इधर नहीं आना। तो ये रशिया और चाइना जो है वो अभी किसी जंग में आने के मूड में नहीं है, कोई जंग नहीं वो लड़ना चाहता। तो ये इत्तेहादी हैं। और अफगानिस्तान क्या कर सकता है? तो ये इत्तेहादी हैं। और दूसरा रह गया टर्की। तो टर्की जो है एक अरसे से चाहे ईरान के हवाले से खासा अग्रेसिव था के खिलाफ, लेकिन अब उसने अपने आप को टोन डाउन कर लिया है। लेकिन ताजिकिस्तान ने अभी तक अपने आप को टोन डाउन नहीं किया है। ताजिकिस्तान अभी भी ईरान के खिलाफ है। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। हालांकि ये दोनों मुल्क जो हैं इनके ईरान के साथ कल्चरल भी और ज़मीनी रास्ते भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, इनका आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ों पे इनके इख्तिलाफात हैं और रहे हैं। जैसे कि ताजिकिस्तान का ये ख्याल है कि जो ताजिक हैं, जो उसके अपने मुल्क के लोग हैं लेकिन वो उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं, वो अफ़गानिस्तान में हैं और उनको अफ़गानिस्तान और ईरान सपोर्ट करता है, न्यूट्रलाइज नहीं करता। जिस तरह हमें एतराज़ है कि अफ़गानिस्तान जो है वो TTP को कंट्रोल नहीं करता, तो सेम उसी को भी है। और इसी तरह तुर्की के इख्तिलाफात बहुत पुराने भी हैं, लेकिन ये शाम के मामले में उसके इख्तिलाफात जो हैं वो हालिया हैं, ताज़ा हैं और उस पर वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। तो इस लिहाज से अमेरिका इस वक्त पूरा दबाव डाले हुए है सफारती सतह पे कि ईरान खुद से विड्रॉ कर जाए, दस्तबरदार हो जाए। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ईरान की मौजूदा रजीम जो है वो अपने एटॉमिक प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगी और अगर नहीं हटती तो इसमें हमले के इम्कानात जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। और इस बार जो हमें इतलात हम जो देख रहे हैं उसके मुताबिक ये हैं कि सिर्फ ईरान की लेबॉर्ट्रीज़, ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी से एटॉमिक प्रोग्राम से मुतल्लिक हैं, उसकी फैसिलिटीज़, उसके जो वो असासे हैं वही निशाना नहीं होंगे, बल्कि जो उसके अंडरग्राउंड बेसिस हैं वो भी निशाना होंगी। और वो जो कैस्पियन सी में उसके जो जहाज़ हैं, जो शिप्स हैं जिनके ज़रिए उसने उस दिन मुजाहरा भी किया अपनी ताकत का, उनको पहले निशाना बनाया जाएगा। और इस हवाले से तुर्की और ताजिकिस्तान से अमेरिका जो है वो क्लोज़ कंसल्टेशन में अब आ गया है, ताकि अगर हमला होता है, हमला किया जाता है, तो उसके बाद के असरात, मनफी असरात को कंट्रोल किया जा सके। तो ये अब तक की सूरत हाल है। सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो रही, आगे से आगे बढ़ रही है। ताहम ईरान ने कोशिश की है एक सफारती दौर खेलने की, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अब वो थर्ड कंट्री कौन हो सकता है जो इनके दरमियान में मुज़ाकरात करेगा? या तो वो तुर्की होना चाहिए था, और तुर्की इस मामले में फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आ रहा। और अगर तुर्की नहीं है तो रशिया कैसे करेगा? अगर रशिया करेगा तो रशिया पे तो पहले ही ईरान की अवाम को बहुत से शकूक व शुबहात हैं कि वो कहीं यूक्रेन, जिस तरह अमेरिका ने यूक्रेन को बेच दिया, वो इसके सौदे में हमें ना बेच दे अमेरिका के सामने। तो ये बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है, अभी तक कुछ वाज़ेह हो नहीं रहा, लेकिन हमले के ख़तरात जो हैं वो गहरे होते जा रहे हैं।
तो मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर हूँ।